नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर करतार सिंह एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, कहानी की इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखित कहानी मेहंदी की फूल। जी हाँ, मेहंदी की फूल नामक कहानी की आज हम चर्चा करेंगे। ये कहानी एक आंचलिक कहानी है, लेकिन इसमें किसी एक अंचल विशेष का वर्णन नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, नारी के संस्कार और नारी की पूरी एक परोपकारवादी दृष्टि की एक कहानी हमारी मूल रूप से उपस्थित होती है। यहाँ पर इस कहानी में हमें त्याग की भावना देखने को मिलती है, इस कहानी में हमें परोपकार की भावना देखने को मिलती है। ये कहानी अपने आप पर आधारित न होकर के परोपकार पर आधारित है। ठीक है, जिस तरह से नदियां परोपकार के लिए बहती है, वृक्ष अपने फलों को खुद नहीं खाते, ठीक है, ठीक उसी प्रकार मानव की प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरों को सुख देने में आनंद प्राप्त करता है। यहाँ पर यह हमारी सनातन परंपरा है। ठीक है, आज धीरे धीरे जैसे जैसे समय की मांग होती है, समय बदलता है, वैसे वैसे परिस्थितियां बदलती है, लेकिन ये कहानी पूर्ण रूप से संस्कारों में रची हुई कहानी है, पूर्ण रूप से संस्कारों में बसी हुई कहानी है। तो आइए मूल रूप से आज हम शुरुआत करते हैं मेहंदी के फूल नामक कहानी की। दूर दूर तक विस्तृत रेगिस्तान, सूना और शांत, कहीं कहीं बेर की झाड़ियां और खेजड़ी के वृक्ष, बाकी चारों तरफ रेत ही रेत, सूना और शांत, आग उगलती हुई धूप और स्तब्ध पवन। ऐसे देशकाल वातावरण का वर्णन यहाँ पर रचनाकार ने किया। यहाँ पर देखिए, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो मूल रूप से वहां पर देश काल और वातावरण अर्थात वहां की परिस्थिति, वहां का परिवेश, वहां की रूपरेखा, उसका एक सीधा चित्रण, उसका एक बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है, उसकी एक रूपरेखा हमारे मस्तिष्क में बनती है, एक इमेज हमारे मस्तिष्क में बनती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक इमेज हमारे मस्तिष्क में बनती हुई चली जाएगी और कहानी का पूर्ण रूप से जो परिदृश्य है, कहानी की जो परिकल्पना है, हमारे आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल सोना वातावरण, शांत वातावरण, जिसका परिवेश हमें देखते ही बनता है यहाँ पर, और धीरे धीरे कहानी बढ़ती है आगे। आपको देखना है गौर से, केवल और केवल एक मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी, बल्कि संस्कारों की दृष्टि से भी, कहानी के तत्वों की भी दृष्टि से मूल रूप से आपको देखना है। यदि आप केवल मनोरंजन के लिए कहानी को सुन रहे हैं यहाँ पर तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप सिलेबस के शिक्षार्थी है तो फिर उस दृष्टिकोण से भी आपको इस कहानी को देखना है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सोने और शांत वातावरण की। ऐसे वातावरण में एक बस उस सुनसान को, उस बिल्कुल खामोशी को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। बस खचाखच भरी हुई है, विभिन्न प्रकार के यात्री बस में बैठे हुए हैं। ठीक है, ड्राइवर के पास ही दो बूढ़े चौधरी बैठे हुए हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियों से ऐसा महसूस होता है कि जीवन की प्रतिरूप झुर्रियां हैं, अर्थात मतलब जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्ष इन्होंने किए और उनके संघर्ष उनके रेखाओं से साफ शब्दों में प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात साफ रूप से दिखाई दे रहे हैं, दृष्टिगत हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पीछे की सीट पर एक राजपूत युवक बैठा हुआ है, जिसके पास में उसकी पत्नी बैठी हुई, नवविवाहिता, नवपरिणीता, जो गोना करके लेके आए। मुकलावा शब्द का प्रयोग किया। आप क्षेत्रीय भाषा में न जाने उसको क्या कहते होंगे, मुकलावा और गोना। ठीक है, यानी विवाह के बाद पहली बार दुल्हन अपने घर में, अपने ससुराल में जा रही है, उसे गोना कहते हैं। तो पहली बार ही, क्योंकि विवाह के समय तो एक बार गई थी, उसके बाद जब लगभग कुछ दिनों के बाद रुक करके अपने मैके में, और जो पहली बार जाती है तो गोना, मुकलावा, आप अपने अपने क्षेत्रीय रूरल लैंग्वेज में कुछ भी उसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो बस आगे बढ़ती हुई जा रही है और वो राजपूत युवक बैठा हुआ है, उसकी पत्नी जो है साथ में बैठी हुई, जो अभी अभी मुकलावा करके लेके आया, गोना करके लेके आया। ठीक है, राजपूत का एक साथी भी है, राजपूत के पास तलवार है, राजपूत के साथी के पास कटार है, जो उसको हाथ में लेकर के और देख रहा है अनायास यहाँ पर। ठीक है, उसके 4 सीट आगे एक सेठ बैठा हुआ है, जिसने रंग बिरंगा साफा पहन रखा है, जैसे बस के सभी यात्रियों ने रंग बिरंगी पगड़ियां पहन रखी। मैंने बताया कि आंचलिक परिवेश की कहानी है, औरतों ने विभिन्न प्रकार की रंगीन ओढ़नियां ओढ़ी हुई है। 4 सीट आगे जो सेठ बैठा हुआ है, उसकी एक नवपरिणीता बेटी है, जिसके केसरिया वस्त्रों में उसका केसरिया रंग एकमेक हो रहा है, जिसने विभिन्न प्रकार के आभूषण पहन रखे, माथे पर बड़ा सा बोर है, कानों में बड़े बड़े मतलब झाले पहन रखे हैं। ठीक है, और गले में कांठलियां और तिमणियां उसने पहन रखा है, पांव में बड़े बड़े बिछिए हैं, और उसका जो केसरिया रंग है उसके वस्त्रों में, उसके सोने में, उसके सल में, सितारों में एकमेक हो रहा है, जो उसकी श्री वृद्धि कर रहा है, अर्थात उसके सौंदर्य में श्री वृद्धि कर रहा है, उसके सौंदर्य को बढ़ा रहा है। ठीक है, बस आगे अपनी स्पीड से, अपनी गति से आगे जा रही है। जो अभी बूढ़े चौधरी का हमने वर्णन किया, 2 लोगों को, उनमें से एक बूढ़ा चौधरी, एक युवक, एक पुरुष कहता है कि संभवतः भटलोटियां उठाए, क्योंकि दूर से धूल के गुब्बार उठते हुए दिखाई दे रहे। भटलोटिया, राजस्थानी भाषा में उसे भटलोटिया कहे, आपकी क्षेत्रीय भाषा में उसे बबूला कह सकते हैं, आपकी क्षेत्रीय भाषा में उसे भंवर कह सकते हैं। भंवर तो शुद्ध रूप से शाब्दिक हिंदी का शब्द है, यानी पानी में और हवा में एक चक्कर, गोल चक्कर बन जाता है, आपने देखा होगा, उसका वर्णन किया गया, शायद भटलोटिया उठाया। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मतलब आंधी आ सकती है, इस मरुभूमि में आंधी अधिक और बरखा कम होती है, अर्थात बारिश बहुत कम होती है। एक आंचलिक परिवेश का चित्रण यहाँ पर मूल रूप से किया गया। ठीक है, बस आगे बढ़ रही है। अप्रत्याशित
जिसकी आशा नहीं थी लोगों ने। वहां पर जिधर बस बढ़ रही उससे पूर्व की दिशा की तो एक जोर का गुब्बारा उठता हुआ दिखाई दे रहा और वो धूल का गुब्बारा धीरे धीरे अपनी तरफ आ रहा। सब यात्रियों की आंखें जो है वहां पर टकटकी लगा करके देख रही है कि अब क्या होगा, ये क्या है यहाँ पर, ये बटलोटिया है, ये बबूला है, ये भंवर है, ये क्या है यहाँ पर, उसकी तरफ लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे वो गुब्बार तेज होता हुआ जा रहा है और अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब आंधी की बात होती है या उस भंवर की बात होती है, उस बटलोटिया की बात होती है, तो सेठ जो बैठा हुआ है बस में वो अपनी नवविवाहिता बेटी से कहता है कि बेटी छोरी ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का शब्द है छोरी, ध्यान रखना, अपने गहनों को देखना यहाँ पर। ठीक है, अपने गहनों को संभालना। तो उसने जो विभिन्न प्रकार के गहने पहन रखे थे, उस लड़की ने, नव परिणीता जो सेठ की बेटी थी, उसने अपनी ओढ़नी से उन सारे गहनों को ढक लिया, अपने शरीर को ढक लिया और इस तरह से बस आगे बढ़ती हुई जा रही यहाँ पर। लेकिन वो धूल का जो गुब्बार था वो धीरे धीरे अपनी तरफ आता हुआ देख रहा है। अचानक बिल्कुल जब नजदीक वो धूल का गुब्बार आता है तो एक व्यक्ति की नजर उनके धूल के गुब्बार के बीच में एक जीप आ रही, उस जीप के ऊपर पड़ी और उसने कहा कि डाकू, शायद डाकू आ गए। डाकू शब्द पुष्पसाट में बदल गया, सब में सन्नाटा छा गया, बिल्कुल एकदम एकदम भयभीत हो गए सब लोग। ठीक है, और यात्रियों ने झांक करके देखा कि सचमुच एक जीप थी जिसमें 4 यात्री मुंह ढके हुए अर्थात मुंह पे कपड़ा बांधे हुए, नकाब पहने हुए बैठे हुए थे। चंद मिनटों की सेकंड में, चंद सेकंडों में हवा के में एक फायर होता है और एक फायर जो होता है बस के अगले शीशे के ऊपर जा लगता है। बस के शीशे की जैसे ही फायर लगता है कि एकदम ड्राइवर हालांकि बहुत सजगता से उसको स्टीयरिंग को संभाले हुए था, लेकिन अचानक उसके हाथ से वो स्टीयरिंग छूट जाता है और बस रुक जाती है। और चंद पलों के बीच में जो कार अभी आई थी, सॉरी जो जीप अभी आई थी, वो जीप उसके बस के आगे थी। अब डाकू आसानी से सबके द्वारा देखे जा सकते थे कि डाकू यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब बस के आगे जीप लग चुकी थी यहाँ पर, अब कर भी क्या सकते थे। वहां पर सब लोग चुपचाप एकदम बिल्कुल एकदम खामोश होकर के शांत वातावरण से देखते कि अब क्या होगा। भय आतंकित, सबकी आंखों में मौत का सन्नाटा छाया हो। एक व्यक्ति उनमें से उस जीप में से उतर करके आगे चढ़ता है, बस में चढ़ता और बस में चढ़ करके अपना परिचय देता है कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं डाकू तेज सिंह हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, सब अपनी जगह पर बैठे रहे, कोई हिलेगा नहीं, मैं सिर्फ इस सेठ की बेटी को लेने आया हूं। सेठ और सेठ की बेटी जो है और अधिक भय आतंकित हो गई, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर एक बार डाकू तेज सिंह कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, कोई हिलने की कोशिश नहीं करे, मैं सिर्फ और सिर्फ इस सेठ की बेटी को लेने आया यहाँ पर। ठीक है, सेठ की बेटी जो है जिसका नाम मन्नी है, वो अब भय आतंकित होकर अपने पिता से लिपट जाती है और कहती है कि बापू मुझे इनके हवाले मत करना। तेज सिंह फिर ललकार करता है यहाँ पर और इस तरह से 1-2 मिनट का जो दृश्य है वो परिवेश वहां पर चित्रित किया गया, वो परिवेश दिखाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, हाथ जोड़कर निवेदन करता है मतलब डाकुओं के सामने सेठ कि भाई बाप मेरे सारे गहने ले जाओ, इस बच्चे के सारे गहने मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन उस तेज सिंह को, उस खूंखार भेड़िए को, उस डाकू को उस लड़की के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तेज सिंह उन दिनों मतलब एक कुख्यात डाकू के रूप में प्राप्त हो चुका था, ख्याति प्राप्त हो चुका था। चूंकि और डाकू और अधिक जो डाकू थे उस परिवेश में, वो अपनी पूरी की पूरी मान मर्यादाओं का पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने तेज सिंह से साफ कह दिया था कि तेज सिंह, चूंकि तुम अपने पेशे की मर्यादा का पालन नहीं करते हो, तुमने अपनी परंपराओं को त्याग दिया है, ठीक है, इसलिए हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। बिल्कुल, डाकुओं की अपनी मर्यादा होती थी, अपनी परंपराएं होती थी, अपनी मान्यताएं होती थी। वो वृद्धि को, वृद्धों को, गरीबों को, बच्चों को, विधवाओं को, औरतों को कुछ नहीं कहते थे। ठीक है, लेकिन तेज सिंह में तो एक खूंखार भेड़िया जागृत हो गया था। वो निरीह लड़कियों को गांव से उठा लाता था, किसी किसी को जान से मार देता था। ठीक है, उसको उस लड़की के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बार बार 2-3 बार की वार्निंग के बाद, चेतावनी के बाद जब वो लड़की को नहीं छोड़ती, अपने पिता को नहीं छोड़ती, तो तेज सिंह अपने किसी साथी से कहते हैं बन्ना जा लड़की को ले। लड़की भय आतंकित होकर अपने पिता से चिपट जाती है, फिर कहते कि बापू मुझे इसके हवाले मत करना। सेठ बार बार गिड़गिड़ाता है, लेकिन बार बार के कहने के बावजूद जो सेठ नहीं मानता है, यहाँ पर वो लड़की नहीं छोड़ती अपने पिता के गले को, तो बंदूक के पिछले कोने से एक छोटा सा वार करता है उसके ऊपर, उल्टे से सेठ के ऊपर, और वो लड़की आर्तनादों के बीच खींच ली जाती है। लड़की बेहोश हो जाती है, लेकिन उस परिताप के बीच, उस पीड़ा के बीच उस लड़की को उस साथी के द्वारा खींच लिया जाता है बाहर। जीप में डालने की परंपरा वहां पर पूर्ण रूप से दिखाई गई। यहाँ पर अभी तक बस में केवल मौत का सन्नाटा छाया हुआ, लेकिन जब ये घटना घटती है, उस लड़की को खींचा जाता है वहां पर आर्तनादों के बीच में, तो जो राजपूत युवक जो मुकलावा करके लेकर के आ रहा था, अपनी पत्नी का गोना करके लेकर के आ रहा था, वो नव परिणीता, नव विवाहिता पत्नी उठती है उस राजपूत युवक की, अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर करती है, ठीक है, और बस के लोगों से कहती है कि आप सब लोगों को क्या हो गया, क्या आप सब लोगों को सांप सूंघ गया? इतने लोगों के होते हुए, इतने पुरुषों के होते हुए, एक डाकू एक पिता से उसकी बेटी को छीन करके ले जा रहा है वहां पर, ठीक है, और आप सब लोग चुप बैठे हुए, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए, छी आपकी मर्दानी पर। राजपूत युवक अचानक अपनी पत्नी को देखते कि यकाएक इसको ये क्या हो गया,
ये अपनी कौटुंबिक परंपराओं को छोड़कर, हमारी पारिवारिक मान्यताओं को छोड़कर इस तरह से कैसे हुंकार भर रही है? क्योंकि अपनी अलग, हर जाति की अपनी मर्यादा, अपनी मूल रूप से अपनी सीमाएं होती है। और वो अचानक राजपूत युग को अचानक अप्रत्याशित उसको विश्वास नहीं हुआ, समझ में नहीं आया कि पत्नी क्या कहती है। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोलता कुंवरानी। कुंवरानी कहती कि मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको क्या हो गया? जो राजपूत गो ब्राह्मण क्षत्रिय अबला की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, हमेशा उतारू रहता था, उस राजपूत को आज क्या हो गया? ठीक है, आप लोगों की मर्दांगी को क्या हो गया? और आपको तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और फिर माफी मांगती है अपने पति से, कुंवर साहब मुझे माफ करना, ठीक है, इसकी बाद में जो भी सजा देना चाहे आप मुझे दीजिएगा, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी, ठीक है। आपको पूर्ण रूप से उठना पड़ेगा और इस लड़की के प्राणों को बचाना पड़ेगा, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। आपके इतिहास को क्या हो गया? आप अपनी पुरानी मर्यादाओं को देखिए, आप अपनी परंपराओं को देखिए, ठीक है। और बार बार कहने के बावजूद भी जब वो राजपूत युवक नहीं उठता तो कहते हैं कि आज सारे इतिहास को आग लगानी पड़ेगी, राजपूतों के शौर्य को मिटाना होगा। और राजपूत युवक फिर कुंवरानी की तरफ देखता और कहते हैं कुंवरानी, मैं राजपूत तो वही हूं, लेकिन समय बदल गया। कुंवरानी कहती क्या समय बदल गया? राजपूतों के लिए किसी का मतलब पूर्ण रूप से परोपकार करने के लिए, किसी के प्राण बचाने के लिए, किसी अबला की रक्षा करने के लिए, किसी लड़की की रक्षा करने के लिए कोई समय होता है? कोई समय नहीं होता। यहाँ पर आप उठिए और उठ करके इस लड़की के प्राणों को बचाइए, इसकी जान बचाइए। लेकिन राजपूत युवक, उसके नथुने फूल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसकी हाथ जो है वो तलवार की मूठ में चली जाती है, कस करके उसको पकड़ लेता है और फिर एक बार कहता है कुंवरानी, ये समय जो है ये ललकारने का नहीं है, मुझे ललकारने का नहीं है। लेकिन कुंवरानी नहीं मानती, ठीक है। वो अपने हाथों की चूड़ियां उतारती है और अपनी हाथों की चूड़ियां उतार के राजपूत युवक के सामने रख देती है और कहती है कि लीजिए आप चूड़ियां पहनिए और ये तलवार मुझे दे दीजिए। दूसरा पक्ष कहानी का दिखाया जाता है, उस लड़की को आर्तनादों के बीच जब खींच करके जीप में डाला गया था तो मतलब तेज सिंह डाकू कहता है अपने ड्राइवर से कि ड्राइवर जल्दी से चलाओ, लेकिन ड्राइवर कहता है कि साहब शायद बैटरी बैठ गई, अर्थात बैटरी काम नहीं दे रही, जीप घर घर करके रह जाती है, ठीक है। उधर से मतलब वो लड़की को वहां पर आर्तनादों के बीच खींच लिया जाता है, उधर से वो जीप घर घर करके बैठ जाती है और इधर से ये राजपूत जो युवती है ये अपने पति को पूर्ण रूप से ओजवान होकर के, शौर्यवान होकर के, तेजस्वी होकर के और उसे प्रेरित करती है अपने पति को उस लड़की के प्राणों की रक्षा करने के लिए। वो राजपूत फिर एक बार कहता है कि कुंवरानी देख लो, ठीक है, कुंवर साहब, ठाकुर साहब और ठाकुरानी साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्थात मतलब अपने नवविवाहिता का, बहू का घर में आने का कौन इंतजार नहीं करता? तेरे सास ससुर यानी मेरे माता पिता जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम देख लो, पल भर में विधवा हो सकती हो। लेकिन वो कुंवरानी, वो राजपूत युवती की कहती है कि मतलब यदि मेरे भाग्य में विधवा होना लिखा ही है तो मैं विधवा किसी भी रूप में हो सकती हूँ। कुंवर साहब खेत में काम करने के लिए जाए, कोई काला नाग आपको डस ले, आप खिलखिलाकर हंसे और स्वर्ग से धार जाए तो विधवा तो मैं तब भी हो सकती हूँ, ठीक है। और यदि मेरे भाग्य में विधवा होना ही लिखा है तो यहाँ पर ये स्थिति और भी अधिक मतलब अच्छी होगी। यहाँ पर ये मौत पूर्ण रूप से सम्मानशाली होगी, ये मौत पूर्ण रूप से गौरवशाली होगी। यहाँ पर अगर मेरे भाग्य में विधवा होना लिखा है तो विधवा ही सही। और यदि आप आज इस लड़की की रक्षा नहीं करोगे, ठीक है, इस सेठ की बेटी को नहीं बचाओगे तो वैसे भी मैं अपने आप को विधवा ही समझूंगी यहाँ पर, ठीक है। और जब आपके बूढ़े माता पिता को ये पता चलेगा कि हमारे पुत्र ने अपनी आंखों के सामने एक लड़की को उजड़ते हुए देखा, एक लड़की को मिटते हुए देखा, ठीक है, एक लड़की को पूर्ण रूप से डाकुओं के द्वारा छीना झपटी करते हुए देखा, मतलब वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो वो तो वैसे ही जीते जी मर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब राजपूत युवक उठता है, अपनी तलवार निकालता है वहां पर और बोलता है कि तुम राजपूत के जौहर देखना चाहती हो। लेकिन कुंवरानी कहती कि नहीं कुंवर साहब, मैं किसी के जौहर नहीं देखना चाहती, मैं तो अपने पति को धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलता हुआ देखना चाहती हूँ। राजपूत युवक उठता है, ठीक है, और जैसे ही राजपूत युवक उठता है पूरी तलवार, पूरी अपने जोश के साथ मतलब वो अपनी तलवार को लेता है और अपने साथी से कटार छीनता है और कटार छीन करके जो मतलब बैटरी अभी जो पूर्ण रूप से जो बस में जीप में जो बैटरी लगी हुई थी, लगाने की परंपरा ही कर रहे थे वहां पर, उसको वहां पर पूर्ण रूप से उस दृश्य को देखता है तो देखता है अभी एक पास से कोई कार आई है, उस कार की बैटरी खोलकर वो लोग लगा रहे हैं, वो लगा ही रहे थे। इतने में उस राजपूत युवक के द्वारा उस कटार से वार किया जाता अपने साथी की कटार से और वो कटार सीधी जाकर के तेज सिंह के पीठ में लग जाती है। तेज सिंह को एक बार धरती घूमती हुई दिखाई दी, लेकिन वो खूंखार भेड़िया था, संभल करके मतलब एकदम वो नीचे आता है, राजपूत युवक को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो उसके ऊपर फायर करता है। राजपूत युवक का एक हाथ जो है पूर्ण रूप से जख्मी हो जाता है, लेकिन राजपूत के हाथ में तलवार थी, जहां जिसके वो तलवार लगी वो वहीं पर निढाल हो गया। एक के बाद एक लोग सब गिर गए, लेकिन वो तेज सिंह खूंखार भेड़िया था यहाँ पर दूसरी मतलब बंदूक से दूसरी गोली ताकता है अपनी पिस्टल से और इतने में राजपूत युवक का साथी आकर उसके हाथ को ऊपर कर देता है। वो हवा जो है हवा में फायर हो जाता है, वहां पर राजपूत युवक को गोली नहीं लगती।
इस तरह छीना झपटी में मतलब उसके जितने भी साथी थे डाकू तेज सिंह के, वो लगभग लहूलुहान होकर के गिर पड़े हैं। लेकिन तेज सिंह अब भी खूंखार भेड़िए की तरह वहां पर है और कहीं न कहीं उनके साथ में संघर्ष कर रहा है। अब राजपूत युवती ने अभी देखा कि मतलब उसके पति के प्राण संकट में है, सभी आपस में लहूलुहान हुए, उसका एक हाथ जो जख्मी हो गया है, तो वो लोगों से कहती कि आप लोग चुपचाप आपस में बैठे हुए क्या करें, जाइए ना उनकी रक्षा कीजिए, उनकी साथ दीजिए यहाँ पर। अब दूसरे लोग जो है यात्रियों में थोड़ी हलचल होती है, वो लोग भी जाते हैं। एक ड्राइवर और एक जाट बस में से कूदते हैं। ड्राइवर के हाथ में एक हथौड़ा आ जाता है, जाट ने आई हुई गाड़ी का दूसरी जो गाड़ी आई थी उसका हैंडल खोल लिया और वो भी वार करते हैं और एक के बाद एक सब लोग आपस में टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। जब वो टूट पड़ते हैं उस समय का दृश्य बहुत ही भयानक और बहुत ही पूर्ण रूप से ऐसा गंभीरता का चित्रण किया गया है। चारों तरफ वातावरण में गंभीरता है, लेकिन राजपूत युवक पूर्ण रूप से जख्मी हो चुका है। अब वो राजपूतनी जो है वो खुद खड़ी होती है और अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। उस शौर्य की देवी के पहली बार लोगों ने दर्शन किए। वो घूंघट थोड़ा ऊपर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और देखती है बड़ी बड़ी आंखें हौज से भरी हुई है, दीप्त है यहाँ पर, एक ओजस्वी एक तेजस्वी चेहरा उसका है, ठीक है, जोश उसकी आंखों में है। और वो कहती है कि नहीं कुंवर साहब को कुछ नहीं होगा। कुंवर साहब कहता है मुझे पानी पिलाओ, यहाँ पर उसको पानी दिया जाता है और जैसे ही थोड़ा पानी पिला करके थोड़ा सचेत होता है, वो आंखें खोलता है कुंवर और कहता है कुंवरानी वो लड़की कहाँ है। कुंवरानी भी इधर उधर देखती है और देखती है कि मतलब वो लड़की को पानी से छींटे दे करके उसको थोड़ा सचेत कर दिया गया। सेठ भी जो अभी बेहोश हो गया था उसको भी थोड़ा सचेत मतलब होश आ गया। यहाँ पर दोनों को पास लाया जाता है, ठीक है। राजपूत युवक का चूंकि एक हाथ पूर्ण रूप से जख्मी है, वो कुछ कर नहीं सकता, अपने हाथ को उठा नहीं सकता, लेकिन दूसरे हाथ से जैसे तैसे करके वो अपना हाथ उठाता है और उस लड़की के शीश पर रखता है, सिर पर रखता है और बोलती है कि बहन ठीक है ना। बहन से कुछ बोला नहीं गया, उस सेठ की बेटी मन्नी से कुछ बोला नहीं गया, बस वो फपक पड़ती, ठीक है। राजपूत एक पूरी ताकत लगाकर पुनः एक बार फिर कुंवरानी की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ देखता है और देखता है कि कुंवरानी ये लड़की बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हारे मान रख लिया, मैंने तुम्हारी बात रख दी, अब तुम भी मेरी बात का मान रखना। मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तुम उनकी रक्षा करना, अर्थात उनके ऊपर मतलब तुम्हारी ऊपर अब उनकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। पूर्ण रूप से राजपूत युवती सुबक पड़ती है और कहती है कुंवर साहब को कुछ नहीं होगा, जल्दी से इन्हें अस्पताल ले चलिए। जो जीप आई थी, दूसरी गाड़ी आई थी जिसकी बैटरी निकाल करके जीप में ड्राइवर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो जीप तो वहां पर चली नहीं क्योंकि सारे साथी लोग उसके लहूलुहान हो गए। तेज सिंह भी वहां पर एक साइड में पड़ा हुआ है। उसी गाड़ी से उस राजपूत युवक को ले जाने की पूर्ण रूप से ले जाने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन राजपूत युवक हाथ हिला देता है, इशारा कर देता है कि नहीं। उसका चेहरा शाह पड़ गया है, उसके शरीर का जो खून है वो बह चुका है यहाँ पर, ठीक है। बार बार वो मना करता है, सब लोग कोशिश करते हैं उस राजपूत युवक को उठाने की, लेकिन वो मना करता है। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा छाता हुआ चला जाता है, उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल होता हुआ चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। एक बार फिर वो राजपूत युवती की तरफ देखता है, अपनी पत्नी की तरफ देखता है, कुंवरानी की तरफ देखता है, उसके हाथों को देखता है। उसके हाथों में अभी अभी सुहाग अर्थात मेहंदी के फूल लगे हुए थे, क्योंकि अभी अभी नवविवाहिता गोना करके पहली बार अपने ससुराल में जा रही है। उसके मेहंदी के हाथों को देखता है, ठीक है, मतलब उन्हें चूमता है एक बार और अपनी छाती से लगा लेता है। उसकी छाती पूर्ण रूप से लहूलुहान हो चुकी थी, उन छाती के पूर्ण रूप से लगा लेता है वहां पर, और वहीं पर उसकी आंखें जो हैं खुली की खुली रह जाती हैं, ठीक है। पूरी सभा एक बार दहाड़ मारती है, जितने लोग थे वहां पर, जितने लोग इकट्ठे थे वहां पर वो सुबक पड़ते हैं, वातावरण बड़ा गंभीर हो जाता है। कुंवरानी जो है वो भी दहाड़ मारती है, यहाँ पर अपने हाथों को उठाती है और देखती है। अभी अभी 1 मिनट पहले उसके हाथों पर जो मेहंदी के फूल थे वो सिर्फ खून में, एकदम खून में सपाट हो चुके थे। लालिमा के अतिरिक्त और खून के अतिरिक्त उसके उस हाथों के ऊपर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ खून के, सिर्फ विभत्स ध्यान, एकदम एक विभक्त, एकदम डरावने उसके हाथ हो चुके थे। इस तरह से एक राजपूत युवती ने परोपकार के लिए, एक लड़की को बचाने के लिए, एक नारी ने एक दूसरी नारी को बचाने के लिए अपने सुहाग को, अपने पति के प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, अपने प्राणी को मतलब पति के प्राणों को त्याग दिया। यहाँ पर पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। वो उसका त्याग हो सकता है, उसके पति का त्याग हो सकता है, आप उसको परोपकार कह सकते हैं, आप उसको भावना कह सकते हैं, आप उसको सभ्यता और संस्कृति कह सकते हैं, आप उसको नारी की मर्यादा कह सकते हैं, आप उसको किसी जाति विशेष के संस्कार कह सकते हैं, या आप उसको कुछ भी कह लीजिए। लेकिन कहानी कहीं न कहीं हमें प्रेरणा देती है बलिदान की, कहानी कहीं न कहीं हमें प्रेरणा देती है त्याग की भावना की, कहानी कहीं न कहीं अपने से ऊपर उठ करके और आगे दूसरों का परोपकार करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए कहानी देती है। कोई परिस्थिति नहीं होती किसी का परोपकार करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए कोई समय नहीं होता, किसी की मदद करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता। यहाँ पर निरुद्देश्य होकर के, ठीक है, किसी भी रूप में हम किसी की मदद कर सकते हैं। और इसी प्रकार से
इस कहानी का एंड होता है। हालांकि मूल रूप से इस कहानी का जो भारतीय परंपरा है, कहीं न कहीं हमें लगता है कि भारतीय परंपरा का पूर्ण रूप से जो प्राचीन परंपरा थी उसका पालन इस कहानी में नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। तत्वों की दृष्टि से कहानी पूर्ण रूप से सही है, सारी चीजें अपने आप में सही है, मनोरंजन की दृष्टि से सही हो सकती है, लेकिन कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद कहते हैं यदि कहानी का साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही होता तो एक शिक्षक, एक कहानीकार और एक साहित्यकार से बड़ा कोई मदारी हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि मदारी भी तो मनोरंजन करवाता है। तात्पर्य हमारा यह है कि मनोरंजन करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, उसमें प्रेरणा क्या है, उसमें मूल भाव क्या है, ठीक है, उसमें संस्कार कौन से, उसमें सभ्यता कौन सी है, उसमें गेय कौन सी चीजें, किसको हम हृदयंगम कर सकते हैं, किसको हम आत्मसात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है। कहानी की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे थे यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखित कहानी मेहंदी के फूल की। ये आंचलिक परिवेश का चित्रण करने वाली कहानी है। इस कहानी में आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आपको राजपूत युवती का समर्थन करना चाहिए, आपको लगता है आपको राजपूत युवक का समर्थन करना चाहिए, आपको लगता है कि डाकुओं की मान मर्यादा क्या सच में उस समय हुआ करती थी, आपको लगता है इसमें से कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट जरूर कीजिए। ये सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, हमारी हौसला अफजाई के लिए नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें संबल मिलता है आपके कमेंट्स करने से, हमें कोई संबल नहीं मिलता आपके कमेंट्स करने से। हम उस दिशा में आगे काम करते हैं, ठीक है, उस दिशा में हमें आगे काम करते हैं कि कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक अच्छा लगता है, किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया, उसी तरह की कहानी हम आपके लिए लेकर के आते हैं, उसी तरह का साहित्य सृजन होता है, उसी तरह का हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि यदि आप नए कलाकार, नए साहित्यकार यदि कहानी लिखते हैं तो इस दिशा में आप कहानी को लिखिए, क्योंकि हम पूरा एक शोध की प्रक्रिया को लेकर के चलते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि मैं पिछले 30 वर्षों से मतलब मूल रूप से हिंदी से जुड़ा हुआ हूँ। 92 से लगातार मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, हिंदी और संस्कृत में दोनों मेरे सब्जेक्ट है, दोनों मेरे विषय हैं। 30 वर्षों से मैं हिंदी के साथ साधना कर रहा हूँ यहाँ पर। इसी साधना को मैं निरंतर जारी रखना चाहता हूँ, चाहे वो शोध की बात हो, चाहे वो रिसर्च की बात हो, चाहे वो एमफिल और पीएचडी की बात हो, चाहे वो आर्टिकल लेखन की बात हो, किसी भी प्रकार की यदि आपको हम एजुकेशन से संबंधित किसी प्रकार की सहायता यदि आपको चाहिए, हमारा मार्गदर्शन यदि आपको चाहिए, हमारे 30 वर्षों का अनुभव का लाभ यदि आपको चाहिए, तो निश्चिंत होकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। हर संभव हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। नमस्कार।